नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बंगाल के महारण का आधा संग्राम आज संपन्न हो गया है। आज पहले चरण का मतदान था, जिसमें 152 सीटों पर जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है। 91%, जी हां 91% से ज्यादा वोटिंग करके बंगाल के लोगों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज सुबह की पहली किरण के साथ पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लग गई। युवा, महिला, बुजुर्ग, हर कोई अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए घरों से निकल पड़ा। उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल तक हर क्षेत्र में एक ही तस्वीर नजर आ रही थी, जोश, जुनून और भागीदारी, हिस्सेदारी की। कई जगहों पर शुरुआती घंटों में ही तेज मतदान ने संकेत दे दिया कि आज का दिन बहुत खास होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज हुई बम्पर वोटिंग के सियासी मायने आखिर क्या हैं? इस बम्पर वोटिंग के पीछे कौन सा संदेश, कौन सा राज छुपा हुआ है? क्या ये वोटर का ये सैलाब बंगाल में परिवर्तन का इशारा कर रहा है, या फिर इसका संबंध एसआईआर में काटे गए नामों से है? आज पूरा सच में हम इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज हम आपको पीएम मोदी की बंगाल की चुनावी यात्रा के बीचों बीच उनकी आध्यात्मिक यात्रा का भी पूरा सच बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जिस बेलूर मठ में पीएम मोदी आज गए थे, उसका क्या महत्व है। आखिर क्या है पीएम मोदी का इस मठ से आध्यात्मिक रिश्ता? कैसे इस मठ ने बदली थी पीएम मोदी की जिंदगी और उनकी सोच? तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है और आज 152 सीटों पर हुई वोटिंग ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक मिली खबर के मुताबिक बंगाल में आज 91% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इस बम्पर वोटिंग के पीछे कौन सा संदेश छुपा हुआ है, इसका पूरा सच हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी आज बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं और इसी दौरान वो बेलूर में रामकृष्ण मिशन के मठ में पहुंचे। दरअसल पीएम मोदी का बेलूर मठ से रिश्ता आज का नहीं, बल्कि कई दशकों पुराना है। राजनीति में आने से पहले ही वो रामकृष्ण मिशन की विचारधारा और इस मठ से जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि उनका यह दौरा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आस्था से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। लेकिन आज उनका बेलूर मठ में आना खास महत्व रखता है। बंगाल का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए एक कठिन अग्नि परीक्षा माना जा रहा है और ऐसे अहम समय में, ऐसे महत्वपूर्ण समय में पीएम मोदी का बेलूर मठ पहुंचना राजनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। मठ पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण किया और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने महान संत रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। तो भारत को सदियों से आध्यात्मिक चेतना की भूमि माना जाता है, कह सकते हैं जन्मभूमि माना जाता है। एक ऐसा देश जहां विचार, साधना और मानवता एक साथ विकसित हुए। इस विरासत को अगर किसी क्षेत्र ने गहराई और गतिशीलता के साथ आगे बढ़ाया है तो वो है पश्चिम बंगाल। और इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक उज्जवल प्रतीक है बेलूर मठ। कोलकाता के पास हावड़ा जिले में गंगा के पश्चिमी किनारे पर करीब 40 एकड़ में फैला बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन के वैश्विक मुख्यालय के तौर पर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के तौर पर पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा रखता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि बेलूर मठ जहां पीएम गए, उसकी महत्व क्या है, उसकी स्थापना क्यों हुई और ये आज भी भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बना हुआ है। तो देखिए, बेलूर मठ एक प्रमुख धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान है और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का उसको हेडक्वार्टर जो है वो बेलूर मठ को माना जाता है। बेलूर मठ उसका हेडक्वार्टर है। इन संगठन की शुरुआत महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने 19वीं सदी में की थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो प्रमुख शिष्य थे वो स्वामी विवेकानंद थे। बेलूर मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद ने करवाया था और विवेकानंद ने इसे अपने गुरु के आध्यात्मिक विचारों को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसे पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आंदोलन का केंद्र बिंदु माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के आखिरी साल
इसी पवित्र मठ में बिताए थे। ये मठ करीब 1 सदी से मानवीय और सामाजिक कामों में लगा हुआ है। दुनिया भर में इनके हजारों केंद्र हैं, लेकिन सभी का संचालन इसी बेलूर मठ जो हावड़ा में है, जहां पीएम गए थे, वहीं से होता है। तो बेलूर मठ वो भूमि है जहां से स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। इसी पवित्र स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता केवल एक सामान्य जुड़ाव नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों से उपजा एक आध्यात्मिक संबंध है। पीएम मोदी का बेलूर मठ से संबंध केवल औपचारिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और वैचारिक तीनों स्तरों पर जुड़ा हुआ है। ये वही बेलूर मठ है जहां पीएम मोदी अपनी युवा अवस्था के दौरान यहां संन्यास लेने के इरादे से, संन्यास लेने के मकसद से पीएम मोदी यहां पहुंच गए थे। दरअसल पीएम मोदी के जीवन जो था, उसमें बाल्यकाल से ही वो स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। बहुत प्रभाव था उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद का। वो शुरुआत से ही रामकृष्ण मिशन के आश्रमों से प्रेरणा लेते रहे और 1968 में जब पीएम मोदी करीब 18-19 साल के थे, तब वो पहली बार बेलूर मठ पहुंचे थे, कलकत्ता के हावड़ा में। उनका इरादा संन्यास लेने का था और उस समय रामकृष्ण मठ और मिशन की अगुवाई स्वामी वीरेश्वरानंद कर रहे थे। युवा मोदी जब उनके पास पहुंचे तो स्वामी जी ने उन्हें संन्यास लेने की बजाय समाज और राष्ट्र की सेवा का मार्ग चुनने का सुझाव दिया। कहते हैं इसी एक पल ने पीएम मोदी के जीवन को बदल दिया। पीएम मोदी जब राजनीति में आ गए, तब भी उनका बेलूर मठ से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। जब मोदी गुजरात के सीएम थे, तब वो 2013 में बेलूर मठ गए थे और स्वामी आत्मस्थानंद से मिले थे। ये उसी वक्त की तस्वीर है, आज से 13 साल पुरानी। 9 अप्रैल 2013 को इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी, जो समय गुजरात के सीएम थे, और स्वामी आत्मस्थानंद के बीच काफी देर तक गुजराती भाषा में बात हुई थी और उस पुराने दिनों को याद करा था दोनों ने, जब वो 1970 के दशक में मिला करते थे। ये वही स्वामी आत्मस्थानंद थे जिन्होंने 70 के दशक में राजकोट में, गुजरात के राजकोट में नरेंद्र मोदी को कहा था कि उनकी जगह एकांत और संन्यास में नहीं है, बल्कि समाज के बीचों बीच है। उन्होंने तब मोदी को समझाया था कि वे लोगों की सेवा करें और सन्यासी के तौर पर जीवन बिताने के बारे में विचार ना करें। खैर, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 2015 में पीएम मोदी ने बेलूर मठ का दौरा किया था और ये ठीक उसी वक्त की तस्वीर है। तब भी वो स्वामी आत्मस्थानंद से मिले थे, जो इन दिनों बहुत बीमार चल रहे थे। इसके बाद 19 जून 2017 को 98 साल की उम्र में स्वामी आत्मस्थानंद का देहांत हो गया। तब पीएम मोदी ने इसे अपने लिए निजी क्षति बताते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा 12 जनवरी 2020 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भी पीएम मोदी ने बेलूर मठ का दौरा किया था और यहीं पर रात्रि विश्राम किया था। इसी यात्रा के दौरान हुए एक समारोह में पीएम मोदी ने अपने गुरु स्वामी आत्मस्थानंद को याद करते हुए जो कहा था, वो उनकी भावुकता को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जब यहां आया था तो गुरुजी स्वामी आत्मस्थानंद जी के आशीर्वचन लेकर के गया था और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके जन सेवा ही प्रभु सेवा का रास्ता दिखाया था। आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच विद्यमान नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका दिखाया मार्ग रामकृष्ण मिशन के रूप में सदा सर्वदा हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। तो बेलूर मठ का दौरा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने हावड़ा में एक विशाल रोड शो किया। हावड़ा की सड़कों पर प्रधानमंत्री का स्वागत पुष्पों की वर्षा के साथ किया गया और प्रधानमंत्री जैसे ही अपने विशेष वाहन पर सवार होकर गुजरे तो पूरा इलाका जो ये था हावड़ा का, वहां मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। भीड़ में महिलाओं और युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी और हर तरफ लोगों का हुजूम नजर आ रहा था, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग अपने मोबाइल कैमरों से इस पल को कैद करने के लिए आतुर दिखे और पीएम ने भी पूरे रास्ते जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। हावड़ा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया और घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री के इस रोड शो ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भर दिया है। बीजेपी नेतृत्व
रथ ने ये दावा किया है कि इस रोड शो में उमड़ी भीड़ पश्चिम बंगाल में होने वाले सत्ता परिवर्तन का, जिसका वो उम्मीद कर रहे हैं, इसका संकेत है। तो इस बीच पश्चिम बंगाल के महासंग्राम के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है और इसी के साथ पहले चरण की 152 सीटों पर जनता ने अपना फैसला जो है वो ईवीएम में लॉक कर दिया है। पहले चरण में हुए भारी मतदान ने न केवल सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि इस बार मुकाबला आर या पार का है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही जो मतदान केंद्र थे उसके बाहर महिलाओं, युवा और बुजुर्गों की लंबी लंबी कतारें, जो लाइनें नजर आ रही थीं और भीषण गर्मी के बाद भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। और इस चरण में कुल 1478 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, उसमें पहले चरण में करीब 91% से ज्यादा, 91% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। और पिछली बार इन्हीं सीटों पर, इन्हीं 152 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी, जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 83.19, यानी 83% से सीधे बढ़कर ये 91.46% हो गई है। मतलब करीब जो है ये 8% का उछाल आया है। यानी पिछली बार के मुकाबले फिर से दोहरा दूं कि 8% ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। दक्षिण दिनाजपुर में सबसे ज्यादा 93.12% वोट पड़े, मुर्शिदाबाद में 91% से ज्यादा वोट पड़े, जबकि झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिलों में 90% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है। और चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। केंद्रीय जो पुलिस बल थे, सशस्त्र बल थे, उनकी करीब 2500 कंपनियां पूरे बंगाल, इस पूरे 152 सीटों पर तैनात की गई थी और संवेदनशील बूथों पर कड़ी नजर रखी गई। और पहले चरण के 44,000 से ज्यादा बूथों पर सीसीटीवी कैमरों से पल पल की निगरानी की गई। आयोग ने मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतों पर तत्काल एक्शन लिया, रिपोर्ट तलब की। और पहले चरण में उत्तर बंगाल की सभी 54 विधानसभा सीटों के साथ साथ दक्षिण बंगाल और जंगल महल के हिस्सों में मतदान हुआ, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि वामदल, कांग्रेस और हुमायूं कबीर की पार्टी भी कुछ सीटों पर मुकाबले को जो है वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। और राज्य की बाकी 142 सीटों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे जो हैं वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल के मथुरापुर और कृष्णानगर में चुनावी रैलियां की। उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी हारेगी और बीजेपी का भरोसा जीतेगा। पीएम ने कहा कि बंगाल की धरती मां जो है वो मां दुर्गा को पूजती है, लेकिन टीएमसी ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोटिंग की। पीएम मोदी ने कृष्णानगर में चुनाव आयोग की तारीफें करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर बंगाल की धरती पर लोकतंत्र की गरिमा स्थापित की है। मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की सफलता ये बहुत बड़ी सिद्धि है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव का पहला चरण ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा, जी हां कहीं ज्यादा जो है वो उसके लिए आप महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं वो माना जा रहा है। वजह साफ है क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं की साख, उनकी पकड़, उनकी राजनीतिक गढ़ को बचाए रखने की असली परीक्षा है। यूं कहें कि अग्नि परीक्षा है। बंगाल का पहला चरण सीटों की संख्या के लिहाज से तो बड़ा है ही,
बल्कि भौगोलिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये चरण उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल और मथुआ बहुल इलाकों तक फैला हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी के सत्ता तक पहुंचने की सारी उम्मीदें काफी हद तक जो है वो इसी चरण के नतीजों पर टिकी हुई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे मजबूत जो आधार है, जो स्ट्रांग होल्ड है, वो ये क्षेत्र जो यहाँ पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, इसे ही माना जाता है, इसी के इलाके को माना जाता है। 2019 में लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन क्षेत्रों में टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी और कई जगहों पर वो टीएमसी से आगे भी निकल गई थी। अगर 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को इन चुनावों में कुल 77 सीटें पूरे राज्य में मिली थी, लेकिन उनमें से 59 सीटें जो थी वो इन 152 जो आज चुनाव हुए उनमें से 59 सीटें जो है बीजेपी को इसी इलाके से मिली थी। वहीं टीएमसी ने पहले चरण की जो 152 सीटें हैं जहां पर आज चुनाव हुए, वहां पर 92 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट अन्य के खाते में गई थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और 64 सीटों पर एक तरह से बढ़त हासिल की थी। खासकर कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में अधिकांश सीटें बीजेपी के कब्जे में रही थी। ऐसे में साफ है कि पहले चरण में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की असली परीक्षा होने जा रही है और पार्टी का प्रमुख चेहरा माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम विधानसभा सीट से इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनकी राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष खड़गपुर सदर सीट से मैदान में हैं, जबकि अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ रही हैं, जहां पर उनके ऊपर आज हमला भी हुआ है। इन दोनों नेताओं के लिए भी ये चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो वहीं बंगाल के समाहरण में कांग्रेस भले ही मैदान में कहीं भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी पार्टी के जो नेता हैं वो बयानबाजी करने में किसी से पीछे नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव के बीच में एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए एक बड़ा आरोप लगाया है। वो अब कह रहे हैं कि बंगाल में बढ़ते पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी को मौका मिल गया है और राहुल गांधी ने यह भी दावा किया अपने बयान में कि अगर राज्य में साफ सुथरी सरकार चलती तो हालात कुछ और होते। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। इस बीच आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर बहुत गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। कबीर का दावा है कि टीएमसी ने उनकी पार्टी के कई उम्मीदवारों को भारी भरकम रकम देकर यानी रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया है और इस खरीद फरोख्त के बाद अब उन्हें कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मतदान के दिन लगाए गए इन आरोपों ने पश्चिम बंगाल के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। वहीं मुर्शिदाबाद जिले के नौदा में वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई और झड़प भी हुई। आरोप है कि हुमायूं कबीर के समर्थकों ने वोटिंग रोकने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद कबीर धरने पर बैठ गए और कबीर ने कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके पास केंद्रीय सुरक्षा है, इसलिए उनकी जान जैसे तैसे बच गई। आप भी सुनिए हुमायूं कबीर ने क्या कहा। सब जगह शांतिपूर्ण में चुनाव हो रहा है वोट डालने, लेकिन ये नौदा के दोनों बूथ 9 नंबर और 10 नंबर 9 और 10 दोनों बूथ में कुछ झमेला हुआ। रात भर कोई झमेला हुआ। लोकल पुलिस का बैच छीन लिया, आपको दिखा दिया। लोकल पुलिस को बैच छीन लिया। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद दिखाएंगे पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी और टीएमसी के जीत के दावे। जरा सी हंसी दुलार जरा सा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, जरा सी अनबन प्यार जरा सा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में बीजेपी ही नहीं बल्कि सीएम ममता बनर्जी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले उन्होंने आज भवानीपुर शीतला मंदिर में पटुआपाड़ा तक रोड शो किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर की सड़कों पर विशाल रोड शो लेकर उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और भवानीपुर इस बार राज्य की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है, जिससे ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और इसी बीच पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि पहले चरण में पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को करारा झटका दिया है और ममता बनर्जी की सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। এখন বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছেন। আমরা প্রথমেই বলতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রথম পর্যায়ের ভোটে বিজেপির কোমর ভেঙে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই এবং উন্নয়নের প্রতি। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हुगली के बालागढ़ में दावा किया कि इस बार दीदी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। चुनाव का परिणाम बालागढ़ वालों जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, चुनाव का परिणाम जानना है? तुम मेरी बात मानकर चलना। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है taste of India. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।